गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे का चैप्टर देखेंगे। कल हमने देखा था आपके सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वेलिटी। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अभी सेकंड पैरा से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। इससे पहले हमने देखा था कि जो पीपल्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि कानून के सामने सभी समान है, जो कि कानून की रिक्वायर है, वो ऐसा सोचना बंद कर देते हैं। तो देखिए इसका मेन रीज़न है कि एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो स्लोली धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। इवन यद्यपि जो पर्सन्स लोग हैं आर अवेयर, वो जागरूक हैं। क्या किसके प्रति जागरूक है? कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव इज अगेंस्ट द लॉ। मीन्स लोगों को पता है, वो जागरूक है कि जो भेदभाव है वो कानून के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। अब फिर भी वो लोगों के साथ कंटिन्यू वही ट्रीट करते हैं, अनइक्वली वाला, असमानता वाला ट्रीटमेंट करते हैं। किस बेस पे? देयर कास्ट, देयर रिलीजन, डिसएबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वीमेन। देखिए लोगों को अच्छे से पता है, अच्छे से जागरूक हैं वो कि भेदभाव करना कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, अनइक्वली वाला ट्रीटमेंट करते हैं, असमानता का भेदभाव करते हैं। कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, डिसएबिलिटी के बेस पे, या इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्टेटस होता है ना, कोई रिच पुअर और विमेंस को। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट, ये तभी हो सकता है जो पीपल्स जो है वो बिगिन स्टार्ट करें टू बिलीव दैट, ये विश्वास करना कि नो वन इज़ इन्फीरियर, कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, इट मीन्स कोई किसी से कम नहीं है। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और प्रत्येक जो पर्सन है वो डिजर्व करता है कि उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए विद डिग्निटी वाला। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, कि जो प्रेजेंट एटीट्यूड है, जो वर्तमान स्वभाव है, वो चेंज हो सके। इस्टेब्लिशिंग इक्वेलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, एक लोकतांत्रिक समाज के अंदर इक्वेलिटी, समानता को इस्टेब्लिश करने के लिए इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, लगातार स्ट्रगल करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। एंड वन इज विच individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। ये कह रहे हैं अगर हमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक लोकतांत्रिक समाज के अंदर इक्वेलिटी, समानता को इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है, तो इसके लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल, लगातार संघर्ष करना है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स, और इनमें से जो इंडिविजुअल हैं व्यक्तिगत तौर पे भी उन लोगों को, इट मीन्स पर्सनली भी लोगों को इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। वेरियस कम्युनिटीज़, अलग अलग जो समुदाय हैं उनको इंडिया के अंदर उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसके लिए। और इस चैप्टर, इस बुक में हम देखेंगे आगे इसके बारे में। इश्यूज ऑफ इक्वेलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, इससे पहले हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, अब हम अदर कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे कि उन कंट्रीज़ में क्या इश्यूज़ हैं इक्वेलिटी से रिलेटेड। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। यू आर प्रोबेबली, शायद, वंडरिंग आपको अचंबा ही शायद ही होगा, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, कि इंडिया सिर्फ एक ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है इन विच, जिसमें देर इज़ इनइक्वेलिटी, कि जहाँ पे इनइक्वेलिटी है, असमानता है। एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिट, और ये एक केवल इंडिया ही ऐसा नहीं है जिसमें इक्वेलिटी के लिए, समानता के लिए स्ट्रगल लगातार हो रहे हैं, इट मीन्स लगातार संघर्ष होते रहते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट, सच ये है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, हम सोच रहे हैं कि इंडिया में ही ऐसा होता है, इनइक्वेलिटी इंडिया में ही है और स्ट्रगल भी इंडिया में ही होते हैं, बट ट्रूथ क्या है कि मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लोकतांत्रिक ऐसे देश हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार में। द इशू ऑफ इक्वेलिटी कंटिन्यूज टू बी द की, कि जो ये इक्वेलिटी का जो इशू है, समानता का जो मुद्दा है, कंटिन्यूज टू बी द की इशू, ये मेन की इशू, इट मीन्स मेन मुद्दा रहा है ये, अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल, जो समुदाय है वो स्ट्रगल इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें जो इक्वेलिटी वाला इशू है ये मेन इशू रहता है, और वहाँ पे लगातार स्ट्रगल होते रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, देखिए उदाहरण दिया गया है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का दिया गया है, यूएसए का, द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जिनके एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज वर द स्लेव्स, दास थे, वो वर ब्रोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था, कंटिन्यू टू बी डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, वो ऐसी ही उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है
टुडे आज भी लार्जली अनइक्वल, इट मीन्स बहुत बड़े तौर पर उनको आज अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट मीन जो अमेरिका के लोग हैं उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव है, लेकिन जो अफ्रीका से लाए गए थे अफ्रीकन अमेरिकन्स, इट मीन जो अफ्रीका से जिनके एंसेस्टर्स लाए गए थे एज ए स्लेव के रूप में, इट मीन्स अमेरिका वाले अफ्रीका गए, वहाँ से उन्होंने उनको दास के रूप में खरीदा और अमेरिका ले आए। तो वो जो दास थे इनके एंसेस्टर्स, अब उनके पीढ़ियाँ चलती रही तो उनके साथ अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है, जो अफ्रीका से एज ए स्लेव के रूप में लाए गए थे। This despite the fact that there was a movement in the late 1950 to push for equal rights for African Americans। अब देखिए डिस्पाइट द फैक्ट, अब इस फैक्ट को देखते हुए, निराशा की तरफ जाते हुए, वहाँ पे एक मूवमेंट आंदोलन चलता है इन द लेट 1950s के लेट में, अंतिम में, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स को पुशअप करने के लिए, समानता के अधिकारों के लिए, फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। इट मीन्स 1950 के आसपास लास्ट में अफ्रीकन अमेरिकन्स जो लोग हैं उन्होंने एक आंदोलन चलाया पुशअप करने के लिए, इक्वल राइट्स के लिए। पीरियड टू दिस, इस समय अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटली एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस टाइम के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट, एक्सट्रीमली, इट मीन्स पूरी तरह से अनइक्वली, असमानता वाला ट्रीटमेंट होता था यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, यहाँ तक कि लॉ, कानून के सामने भी इक्वलिटी को डिनाइड कर दिया गया, मना कर दिया गया कि कानून के सामने भी सब समान नहीं है, अफ्रीकन अमेरिकन्स तो बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वैन ट्रैवलिंग बाय बस, एग्जाम्पल के लिए देख ली, वैन ट्रैवलिंग बाय बस, जो ट्रैवल किया जा रहा है बाय बस के थ्रू, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस के अंदर सिट करना है, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या खड़े हो जाओ वैन अ वाइट पर्सन विश टू सीट। देखिए इट मीन्स अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, एक तो उनके बस में उनको बैक सीट मिलेगी सबसे लास्ट में, और अगर कोई वाइट पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ है और अफ्रीकन अमेरिकन बैठा हुआ है तो उसको सीट खड़ा हो जाना पड़ेगा वाइट पर्सन के लिए, वो खड़ा होके जाएगा और वाइट पर्सन वहाँ पे बैठ के जाएगा। तो देखिए कितना भेदभाव है कि एक पर्सन बस में बैठ तक नहीं सकता। एक स्टोरी है रोजा पार्क्स नाम एक वीमेन का, वो जैन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेंस थी जिनके साथ अनइक्वली का ट्रीटमेंट हो रहा था, जिन्होंने मूवमेंट भी चलाया था 1950s के आसपास। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, ये पूरे दिन काम करने के बाद वो कैसे टायर्ड हो जाती हैं, थक जाती हैं। सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन। वहाँ पे एक वाइट मैन आता है, वो उनको खड़ा होने के लिए बोलता है रोजा पार्क को, बट वो पूरा दिन काम करके बिल्कुल थकी हुई थी, तो उन्होंने रिफ्यूज़, मना कर दिया उसके लिए सीट छोड़ने के लिए। उसने कहा मैं अपनी सीट से खड़ी नहीं होंगी, मना कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया वाइट मैन को। ऑन 1 दिसंबर 1955 की बात है ये। हर रिफ्यूजल दैट दे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच, और उनका जो रिफ्यूजल था, उनका जो मना करना था उस दिन उन्होंने स्टार्ट किया एक ह्यूज एजिटेशन और विद्रोह, ह्यूज बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, जो असमानता वाले जो वेज थे उनके खिलाफ। इट मीन्स एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, जैसे उन्होंने मना किया और लोगों के अंदर तो फीलिंग थी तो वो धीरे धीरे वो भी बाहर आने लगी। विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर, ये देखिए पिक्चर दिखा रखी है जिसमें ये बैठी है रोजा पार्क, ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। और जो मूवमेंट चला इसको क्या नाम दिया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, सिविल क्या होते हैं, सभ्य, नागरिक, राइट्स अधिकारों वाला मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है, द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, और जो सिविल राइट एक्ट था जो कि 1964 में आया, प्रोहिबिटेड, इसने मना कर दिया, बैन कर दिया डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। जो जिस बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 ने उसको प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, बैन कर दिया उस भेदभाव को। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट, इसने ये भी स्टेटेड किया, ये भी दिखाया दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस, की जितने भी स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए भी ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली, और अब उन्हें सेपरेट स्कूल्स स्पेशली, विशेष रूप से जो अलग स्कूल बनाए जाते थे अफ्रीकन अमेरिकन्स के बच्चों के लिए, अब उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। However, फिर भी डिस्पाइट दिस, इसके अतिरिक्त, अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, फिर भी एक जो मेजोरिटी, जो बहुमत था अफ्रीकन अमेरिकन्स का, कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। इट मीन्स अभी भी सबसे गरीब वाली स्थिति इन लोगों की थी, एक गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे इस कंट्री के अंदर, मेजोरिटी में जी रहे थे, वो भी गरीबी में, सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट यही थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स,
जो अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बच्चे थे वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को ही अफोर्ड कर पाते थे, बिकॉज प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस काफ़ी हाई होती थी। और अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट है, तो कैसे अफोर्ड करते इतना खर्चा प्राइवेट स्कूलों का, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को भेज पाते थे। दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़ and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। और आपको पता है वहाँ पे कुछ ही फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स भी बहुत ही कम क्वालिफाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स। अगर हम कंपेयर करें कि वाइट स्टूडेंट्स के बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में और जहाँ पे वो रह रहे हैं इन वेयर द गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, ये बताया गया तो आपको भी अच्छे से पता है। ये आर्टिकल 15 है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 15। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार हैं आपके, कितने से कितने तक, 14 से 32 तक। तो आर्टिकल 15 है ये जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये आपको आर्टिकल पढ़ना है। इसमें क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन को, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको प्रोहिबिट मना किया गया है। कौन से लेवल पे, रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इस बेस पे आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो स्टेट है, राज्य है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के खिलाफ, ओनली रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इट मीन्स इन बेस के ऊपर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू असेस टू शॉप्स। इट मीन्स इस भेदभाव के ऊपर उन्हें शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने से नहीं रोका जा सकता। इस मीन्स पब्लिक किसी भी शॉप के ऊपर जा सकती है, कि भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, होटल्स में, और पब्लिक इंटरटेनमेंट पार्क वगैरह में लोग जा सकते हैं। द यूज ऑफ वेल, कुओं का यूज, टैंक का यूज, जो बाथिंग घाट होते हैं, रोड होते हैं और पब्लिक रिसोर्ट होते हैं, मेंशन वोली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। इट मीन्स सब जनरल पब्लिक के लिए है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा लोगों के साथ। अब हम देखेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र के सामने क्या क्या चैलेंज है, हम ये देखेंगे। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। नो कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो हमको जिसको हम कंप्लीटली पूरे रूप से डिस्क्राइब कर पाएँ कि ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर ऑलवेज, वहाँ पे हमेशा जो कम्युनिटीज़, जो समुदाय हैं, और इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत तौर पर ट्राइंग टू एक्सपेंड, वो कोशिश करते रहते हैं कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करें। एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वेलिटी, और जो इक्वेलिटी है, जो समानता है, उसको एक ग्रेटर रिकॉग्निशन, अच्छे तौर से वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑन एग्जिटिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़, जैसे जैसे कुछ इश्यूज़ हैं उनको लेकर के और जो नए इश्यूज़ हैं उनको लेके इक्वेलिटी को वो एक ग्रेटर तौर पे पहचानते हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंशन्ड। सेंट्रल टू दिस दी स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल जो संघर्ष है इसका मेन क्या है, सेंट्रल में क्या होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल। इसका मेन ये है, जो भी संघर्ष होते हैं उसका मेन आइडिया ये होता है, सेंट्रल आइडिया ये होता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल, कि जितने भी पर्सन्स हैं वो क्या है, इक्वल है। एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंशन, और उनकी डिग्निटी को मेंशन किया जाता है। इन दिस बुक, इस बुक के अंदर यू विल रीड, आप रीड करेंगे अबाउट हाउ दिस इश्यूज ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर डेली लाइफ्स इन द डेमोक्रेटिक इंडिया। इस बुक में हम ये देखेंगे कि कैसे जो इक्वलिटी वाला इश्यू है, जो इक्वलिटी का मुद्दा है, वो अफेक्ट्स, प्रभावित करता है वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमारी लाइफ की, डेली लाइफ। इट मीन्स हमारी डेली लाइफ में इक्वलिटी का जो इशू है वो हमारी डेली लाइफ की जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे इफेक्ट करता है, ये हम देखेंगे एक डेमोक्रेटिक इंडिया में, भारत में। एज यू रीड दिस चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, जैसे हमने चैप्टर्स पढ़े, थिंक अबाउट, आपको सोचना है कि वेदर द इक्वलिटी, की समानता, ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोग समान हों, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंशन द डिग्निटी इज अपहेल्ड, और उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो कहते हैं ना गर्व है, वो मेंशन किया जाए, अपहेल्ड।
ये देखिए अब आपका क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, एक्सरसाइज आ गई है आपकी। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि क्यों एक लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब आपको आर्टिकल 15 पढ़ना है, अभी जो मैंने बताया था, एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी। और आपको बताना है कि कैसे इनइक्वलिटी को एड्रेस करता है, किस बेस पे, अभी अभी मैंने बताया। इन वट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस, हमने पढ़ा था अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि को। वट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर द लॉ। अभी हमने पढ़ा कि कानून के सामने सभी समान है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको देखना है अच्छे से। ये आपकी बुक है, इसमें अगर कोई रह गया है कुछ तो मैं देख रही हूँ। देखिए आर्टिकल 15 है ये, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी हमने स्टार्टिंग में देखी थी, अंसारी और ओम प्रकाश। इसके बाद आपने सिविल राइट्स मूवमेंट देखा था जो कि 1964 में आया, जिसके बेस पे प्रोहिबिट कर दिया गया था डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन ने चलाया था। ठीक है, रोजा पार्क की स्टोरी के थ्रू हमने ये समझा था। ओके, अब हमने ये देखिए, ये पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, ये किसकी आपको बतानी है। दिस इज़ अ डिस्ग्रेसफुल टू लाइव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो किसी के लाइफ में सबसे मोस्ट वाइटल होता है। विदाउट इट, इसके बिना, मैन इज अ कीपर, मैन जो है वो रेंगने वाला कीड़ा है। टू लाइव वर्ल्डली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। और अगर हम वर्डली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह रहे हैं तो हम अपनी डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों के ऊपर आ सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। देखिए सबके पास स्ट्रेंथ होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है और रिकॉग्निशन भी होती है। मैन इज़ मोर्टल, आप जानते हैं कि मैन जो है वो मोर्टल है। एवरी वन हैज़ टू डाई, इट मीन्स सबको एक दिन मरना है, सम डे और द अदर, आज या कल। बट वन मस्ट रिजॉल्व द ले डाउन वंस लाइफ इन रचिंग द नोबल आइडियाज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बैटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। नथिंग इज़ मोर डिस्ग्रेसफुल। भीमराव अम्बेडकर। ये लाइनें आपको याद रखनी है कि ये लाइनें किसने कही हैं। ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो है, आपको ये लाइनें याद रखनी है कि लाइनें किसने कही हैं। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। आपको अपने एरिया की एक गवर्नमेंट स्कीम बतानी है जहाँ पे आप रह रहे हो। व्हाट डज द स्कीम डू, इस स्कीम ने क्या किया है, और वो मीन्स दिस स्कीम गेट अप टू बेनिफिट, और इस स्कीम से किन लोगों को बेनिफिट हुआ है, किन लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक स्कीम आपको बतानी है आपके आसपास की। व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम, आपको बताना है कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, और मिड डे मील के आपको 3 बेनिफिट बताने हैं, मैंने बताया था आपको मिड डे मील। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वेलिटी, और ये भी बताया था कि कैसे ये प्रोग्राम इक्वेलिटी लाता है लोगों के अंदर, प्रमोट करता है इक्वेलिटी को। ये हमने पढ़ा था मिड डे मील को अच्छे से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है मिड डे मील की, उत्तराखंड की टीचर है वो सबको दे रही है, ये चावल शायद राइस है ये। ओके, ये देखिए जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, तो आपको SDG की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। द पार्लियामेंट इन द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट दिखाई हुई है, देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।